तो अब आप पेपर वन की सबसे बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। हमने लॉन्च किया है पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा 10 यूनिट का फुली अपडेटेड कंप्लीट वीडियो, थ्योरी नोट्स, यूनिट वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। तो ये पेन ड्राइव में आपको सारा कोर्स मिलेगा आपके होम एड्रेस पे, जिसमें आपको देखिए सारी ऑफलाइन वीडियो मिलेगी। कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 6 महीने का कोर्स पैसे इसकी कॉस्ट है 5,000 रुपये, लेकिन आपको ये मिलेगा सिर्फ 2,499 रुपये के अंदर। और 1 साल की वैलिडिटी का कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 2,999 रुपये के अंदर। तो आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करना है, आपको लिखना है पेन ड्राइव कोर्स, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 8 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसमें एग्जाम से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके जानना ज़रूरी है कि आईसीटी होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 21वीं शताब्दी का युग संचार सूचना क्रांति का युग है। यानी कि देखिए जिस समाज में हम रहते हैं, जिस शताब्दी में रहते हैं, वो कौन सा युग है? वो आईसीटी का युग है, सूचना संचार की क्रांति का युग है। वर्तमान समय में देखिए 2G, 3G, 4G की सुविधा से भी अत्याधुनिक 5G की तकनीक का उपयोग करके, यानी कि देखिए आज वो ज़माना है कि हम 5G के ज़माने में जी रहे हैं। 5G तकनीक के इस्तेमाल से देखिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो इसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं कि पूरे विश्व को एक छोटे से यंत्र में आ गया। अब आप देखिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे देखिए होता क्या है कि जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, तो 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो हमारे पास इंटरनेट है वो 5G की स्पीड से है। आप यूट्यूब उठाएंगे तो उसमें क्या है कि आप दुनिया भर की कोई भी वीडियो देख सकते हैं, चाहे आप चाइना के देखिए, पाकिस्तान के देखिए, अमेरिका के देखिए, रशिया के देखिए, इंग्लैंड के देखिए, कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं कि कौन सा देश क्या है। आप देख सकते हैं ना कि वहाँ के देश का रहन सहन कैसा है। जैसे कई ब्लॉग बनाते हैं, वहाँ पे घूमते हैं देशों में, है ना। तो आप उनके जरिए देख सकते हैं कि वो जो बाकी विश्व के देश कैसे हैं, वो कैसे हैं। ठीक है, तो ये किससे पॉसिबल है? ये एक मोबाइल फ़ोन से पॉसिबल है। तो मोबाइल फ़ोन क्या है? ये आईसीटी का ही एक पार्ट है, यानी कि सूचना संचार का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। यानी कि 5G के टेक्निक से क्या है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और ये सब कुछ सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने के लिए गए हैं, तो आप वीडियो कॉल करके जिस जगह पे घूमने गए हैं उस जगह को दिखा सकते हैं। तो ये आईसीटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसे वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है की स्थापना हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए शब्द टेक्नोलॉजी ग्रीक भाषा के टीच एवं लोगोस को एक साथ मिलाकर हुआ है, जिसका अर्थ है क्रियाकलाप, शिल्प या तकनीक जो कि व्यवस्थित ढंग से किए गए हो। इस प्रकार इन सबको एक साथ मिलकर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से तात्पर्य है सूचना का व्यवस्थित ज्ञान अर्जन। देखिए सिंपल सा मतलब है कि आईसीटी का मतलब क्या है कि सूचनाओं का व्यवस्थित ज्ञान अर्जन, यानी कि वो सूचनाएं जो हमें व्यवस्थित तरीके से मिलती हैं, जिसमें क्रियाकलाप भी शामिल है, सारी ही चीज़ें शामिल हैं। आईसीटी में देखिए होता क्या है कि जैसे आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से मिलेंगी, है ना। अगर आपको मान लीजिए कि कोई भी चीज़ सर्च करनी है, तो अगर आप वो चीज़ सर्च करेंगे आपको वही चीज़ मिलेगी, क्रम वाइज मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं आईसीटी में। देखिए आज के ज़माने में बहुत सारी टेक्निक आ गई है, 5G का ज़माना चल रहा है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले के ज़माने में नहीं थे। आप देखिए आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले भी ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो जिस जो युग में हम रहते हैं, तो ये अत्याधुनिक युग है। आने वाला समय पता नहीं कैसा होगा, और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। आजकल देखिए जो कारें हैं, व्हीकल्स है, वो भी इलेक्ट्रिक आ गई है, व्हीकल्स आ गए हैं ना। तो ये क्या है, ये नया ज़माना है ये वाला। तो आईसीटी में देखिए हम जो सूचना देते हैं, आजकल देखिए अखबार जो है बहुत कम लोग पढ़ते हैं लेकिन कम पढ़ते हैं। क्या करते हैं, यूट्यूब देखते हैं। टीवी कम लोग देखते हैं, क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आईसीटी से पॉसिबल हुई हैं। अब देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का महत्व, यानी कि आईसीटी का अब इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा अर्थतंत्र का आधार है। यानी कि देखिए जो सूचना प्रौद्योगिकी है, यानी कि जो आईसीटी है, वो किसका आधार है? सर्विस इकोनॉमी, यानी कि सेवा अर्थतंत्र का आधार है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इकोनॉमी है हमारे देश की, ठीक है, तो ये आईसीटी है उसका आधार है। आप देखिए कि
आपको जो भी सुविधाएं मिलती है, जो आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जो आप रिचार्ज करवाते हैं फ़ोन का, उससे गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है ना। तो वो सारी चीज़ें पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक सहायक तकनीक है। आप देखिए जो पिछड़े देश हैं, जहाँ पे कोई भी विकास नहीं है, जो पिछड़े देश हो चुके हैं, उनमें देखिए सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या है, आईसीटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए क्या है, वो भी देश संपन्न हो सकते हैं। जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसके विकास के लिए आईसीटी का होना ज़रूरी है। हमें पता चलता ना यार ये देश गरीब है या ये जगह पे बंदे गरीब रहते हैं, तो वहाँ पे हेल्प के लिए पहुँच जाते हैं ना सभी। तो किससे पॉसिबल है वो, आईसीटी से। अगर किसी को पता चलेगा ही नहीं तो होगा कैसे। गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर ही निर्धनता का उन्मूलन किया जा सकता है। देखिए जो गरीब जनता है, अगर उसे सूचना देंगे, है ना, मान लीजिए जो गरीब जनता है उनको बताएंगे ना कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पावर है, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, कल को बड़े अफसर बनेंगे, यहाँ का विकास करेंगे, उनको चीज़ें समझाई जाती हैं ताकि उनकी निर्धनता का उन्मूलन किया जा सके। अब देखिए गरीब जनता के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकालती हैं। अब उनको स्कीम पता चलती नहीं है तो कैसे पता चलेगी। अगर आपको कोई स्कीम के बारे में जानना है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यही जानकारी देखिए अगर गरीब जनता तक पहुंचेगी तो उनकी निर्धनता का उन्मूलन हो सकता है, उनकी निर्धनता का निवारण हो सकता है। सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण होता है। देखिए सूचना संपन्नता जो होती है उससे क्या है, सशक्तिकरण है, आप में बल आता है, आप हर एक चीज़ करने के काबिल हो जाते हैं। सूचना तकनीकी प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता लाती है, इससे भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिलती है। देखिए जो सूचना तकनीक है उससे क्या है, जो प्रशासन है और सरकार है उसमें पारदर्शिता है। अब देखिए आजकल सारा जमाना ऑनलाइन है ना, तो आजकल भ्रष्टाचार तो है लेकिन बहुत ज़्यादा कम है। तो आजकल देखिए आप हर एक चीज़ जो है वो वेबसाइट से करते हैं। जैसे आपको पहले फॉर्म फिल करना था यूजीसी नेट का, पहले आप ऑफलाइन फिल करते थे, वहाँ पे पोस्ट करते थे, फिर आपके घर पे वो एडमिट कार्ड आता था, लेकिन आज वो ज़माना चला गया। अभी क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। तो इससे क्या है, सरकार और प्रशासन के बीच में क्या है, पारदर्शिता है। अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लागू करती है तो वो आप देख सकते हैं वो क्या उन्होंने लागू किया है ना। तो वो सारी चीज़ें फैक्ट ले सकते हैं। ऊपर से देखिए जो आरटीआई है, गवर्नमेंट ने शुरू की है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, उसके जरिए आपको लगता है कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप सरकार के बारे में उसमें जानकारी ले सकते हैं। आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी कि वो क्या क्या उन्होंने किया है। सूचना तकनीक का प्रयोग योजना बनाने, नीति निर्धारण तथा निर्णय लेने में होता है। देखिए सूचना तकनीक का प्रयोग किसमें है, योजना बनाने के लिए, नीति का निर्धारण करने के लिए और निर्णय लेने के लिए। अब देखिए कोई योजना बनानी है, अगर मान लीजिए कोई योजना किसी ने बनानी है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आप हो, है ना, चाहे मान लीजिए आप लोगों ने मिलकर कोई योजना बनानी है, तो कोई नीति निर्धारण करनी है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपने योजना बना ली, है ना, कुछ डिसीजन ले लिए, तो वो निर्णय लेते हैं तो आप सभी को बताते हैं ना, या आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, फ़ोन के जरिए कि हमने ये डिसाइड किया है। तो किससे पॉसिबल है, आईसीटी के जरिए पॉसिबल है। यह नए रोजगारों का सृजन करती है। अब देखिए नए रोजगार हैं, आप देखिए आए दिन, मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम अपना चैनल चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, यहाँ पे आए दिन फ़ोन आता है कि आप हमारी ये वाली वेबसाइट बनवा लीजिए, ये ऐप ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, नए नए रोज़गार है। रोज़गार कैसे, अब देखिए आपको पता है कि हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए वेबसाइट ऐप का होना आजकल आवश्यक माना गया है ना। और ऊपर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है। तो इससे क्या है, नए रोज़गार निकल के आते हैं। यानी कि जो पुराने रोज़गार हैं वो तो है ही है, लेकिन इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, नए नए रोज़गार है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप ठीक करवाना चाहते हैं तो उसका भी रोज़गार है। लैपटॉप में दिक्कत आती है उसका भी रोज़गार है। ऊपर से देखिए अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि हाँ मेरे को किसी को वीडियो कॉल करनी है, तो आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं। जिन्होंने ऐप बनाई है उनको उनके ज़रिए कमाई होती है, इनकम होती है, वो भी एक देखिए
उनके लिए रोजगार है। ये कि जो जो आपको सुविधाएं मिलती हैं उससे नए रोजगार जो उत्पन्न हो रहे हैं, नई नई कंपनीज आ रही हैं। नेक्स्ट देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से सरकारी नीतियों को असरदार बनाया जा सकता है। देखिए इससे क्या है, सरकारी नीतियां असरदार है। आजकल देखिए सरकार को पता है कि सभी लोग हर जगह एक्टिव है। आप यूट्यूब देख लीजिए, ट्विटर एक्स देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, आप कोई भी चीज़ करते हैं, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया तो एक्स पे क्या है, ट्विटर एक्स पे क्या है, कैंपेन चलने लग जाते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, इसको बदलिए। तो सरकार देखिए उस नीति को कई बार बदल देती है। यानी कि जो नीतियां सरकार ने बनाई है वो आपके लिए काबिल है कि नहीं, आप उसे चेंज करवा सकते हैं, बदल सकते हैं। तो सरकार उसे असरदार बनाएगी। असरदार क्यों बनाएगी? ताकि सबका फायदा, क्योंकि आजकल लोग क्या है, जागरूक है। साथ ही लोकतंत्र की सभी पहलुओं को जन केंद्रित किया जा सकता है। देखिए जो लोकतंत्र है, जहाँ सबको हर एक चीज़ का हक है, अधिकार है, तो इसके जो सभी पहलू हैं उसको क्या है, जन केंद्रित करते हैं। जन केंद्रित मतलब क्या है, लोगों के लिए ही बनाते हैं। आजकल लोग हर जगह पे, सब जगह पे क्या है कि जागरूक है। मोबाइल फ़ोन सबके पास, आप देखेंगे हर एक जगह पे वीडियो बनती है, हर एक जगह पे। चाहे आपसे कोई पुलिस वाला है, चाहे कोई भी है, आप रोड पे जा रहे हैं, कहीं पे भी है, देखिए बहुत सारी वीडियोस बनती हैं। तो उससे क्या है, जनता को पता चलता है, जनता क्या होती है, उससे जागरूक होती है। तो यही चीज़ें सरकार को पता चलती है, तो वो क्या है, आपके सही सभी पहलुओं को ध्यान में रख के सारी नीतियां भी बनाती हैं, उस पर गौर भी करती है। ठीक है, तो ये किससे पॉसिबल है? ये आईसीटी से पॉसिबल है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के घटक, यानी कि इसके कंपोनेंट्स क्या है, घटक क्या है। देखिए इसमें ना केवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से जुड़े हार्डवेयर उपकरण शामिल हैं, बल्कि इसमें क्या है, इंटरैक्टिव डिजिटल सामग्री, इंटरनेट और अन्य उपग्रह संचार उपकरण, रेडियो टेलीविजन सेवाएं, वेब आधारित सामग्री, रिपोजिटरी, इंटरैक्टिव फॉर्म, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और प्रबंधन सूचना प्रणाली भी शामिल है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें केवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है, इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरनेट भी है इसके अंदर, रेडियो टेलीविज़न भी है, जैसे आपके घर में रेडियो है, टेलीविज़न है, वो भी आईसीटी से संबंधित है। कंप्यूटर है वो भी उससे संबंधित है। गूगल पे सर्च करते हैं, फॉर्म बने होते हैं ना, फॉर्म में बने होते हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी आईसीटी से ही संबंधित है। ये सारी ही चीज़ इसमें शामिल है। इसमें देखिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और दूरसंचार। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर होता है ना कंप्यूटर, हार्डवेयर होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर है, आप माउस को टच करेंगे, स्क्रीन को टच करेंगे, है ना, तो वो क्या है, वो हार्डवेयर है। कीबोर्ड का टच करेंगे, वो हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। तो जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन है, वो भी एक तरह से सॉफ्टवेयर है। तो जो उसके अंदर है, जिसे हम छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। और डाटा, जो डाटा होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी पढ़ाई का डाटा रखा हुआ है, अपनी शादी की एल्बम रखी हुई है, कोई भी ऐसा डाटा है जो ज़रूरी है, वो अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, पेन ड्राइव के अंदर डाल के रखा हुआ है, वो चीज़ें। दूर संचार, टेलीफोन वगैरह, ठीक है, यानी कि जो दूर है वहाँ पे संचार करना है, कैसे, फ़ोन से करेंगे, वीडियो कॉल से करेंगे, ऐसे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभ, अब देखिए एडवांटेज क्या है आईसीटी के। अब देखिए शुद्धता, शुद्धता मतलब यहाँ पे जो आपको चीज़ है सबसे पहले मिलती है और सबसे सटीक मिलती है, एक्यूरेट मिलती है। ठीक है, तो इसके लाभ क्या है, आपको जो सारी चीज़ है वो एक्यूरेट मिलती है, शुद्धता होती है। देखिए जो आप देखिए खबरें आती है सबसे पहले यूट्यूब पे लाइव चल जाती हैं, गूगल पे आ जाती है ना। जो सरकार नीतियाँ बनाई है वो आपको पता चल जाती है इनकी। अगर मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड आता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। फॉर्म आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी पता चल जाएंगे। तो इसका ये एडवांटेज है, लाभ है। बहुमुखी, ये देखिए बहुमुखी है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूट्यूब चला सकते हैं, गूगल चला सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, आप अपना काम भी कर सकते हैं, आप सभी प्रकार के इसमें कार्य कर सकते हैं। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड क्या है कि अब देखिए कुछ शहर है, कुछ गांव है। गांव में देखिए वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन शहर में, लेकिन आज का युग ऐसा है कि गांव में बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं,
गांव में भी वो सारी चीज़ें आ गई हैं जो शहरों में थी। तो जो डिजिटल डिवाइड था ना, उसे कम कर दिया गया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के नुकसान, अब देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या है। देखिए लागत, पहली बात तो लागत है। लागत ऐसे है कि जैसे आपको हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता है। अगर आपने वाईफाई लगवाया उसका भी रिचार्ज, अगर आपने फ़ोन में डाटा रखा उसका रिचार्ज, अगर आपने देखिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना है, आपको मोबाइल फ़ोन खरीदना पड़ेगा। अच्छा फ़ोन तो 15-20 हज़ार का आता है आजकल, है ना। तो हर एक के बस की बात नहीं है। वैसे फ़ोन तो सबके पास है, रिक्शा वाले के पास भी फ़ोन है आजकल तो, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है। अगर फ़ोन टूट गया तो उसको रिपेयर कराने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। सबसे बात है हैकिंग की। अब देखिए आजकल की चोरी बहुत आसान हो गई है। घर बैठे बैठे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं सिर्फ एक ओटीपी की वजह से। फ़ोन आते हैं ना आपको तरह तरह से, तो वो सारी चीज़ें, वो हैकिंग होती है। अनाधिकृत सामग्री का उपयोग, देखिए इसमें बहुत सारी सामग्री है जो कि अनाधिकृत होती है, जो आपके काम की नहीं है ना। उसका भी आप उपयोग करते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी की। अब देखिए साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। आप देखिए कि साइबर सुरक्षा कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा को गैर कानूनी प्रवेशों, कमजोरियों और साइबर डेलिकनेट द्वारा इंटरनेट के माध्यम से परिवहन किए गए हमलों से सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को दर्शाती है। अब देखिए साइबर सुरक्षा क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर लिया है, लैपटॉप लिया है, उसके अंदर होता है ना कि आप ये सिक्योरिटी डलवा लीजिए। उससे क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कोई, कई वेबसाइट देखिए ऐसी होती है, जब आप वहाँ पे क्लिक करते हैं ना, क्लिक करते ही देखिए जो आपकी जो जानकारी है वो हैक होने का डर होता है। और ऊपर से देखिए वायरस आ जाता है, जो आपका काम है कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर रखा हुआ है वो ख़राब हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि देखिए साइबर सुरक्षा से ये है कि जैसे आप मान लीजिए किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो वेबसाइट ओपन करने नहीं देता। अगर आपने साइबर सुरक्षा डलवाई होगी ना तो वो ओपन करने नहीं देता। लेकिन आपने साइबर सुरक्षा नहीं डलवाई होगी तो वो आपको वैसी वेबसाइट आपसे, आप वहाँ पे चले जाएंगे कि जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इसके अंदर कमज़ोरियाँ हैं, ठीक है, उसका आप शिकार हो जाते हैं, तो उसका आपका ही नुकसान है। दूसरा कारण ये है साइबर सिक्योरिटी में, देखिए कि मान लीजिए आपके पास फ़ोन है, आपको फ़ोन आता है ना कि आपके अकाउंट में ये अकाउंट बंद होने वाला है, ऐसे ऐसे करके कुछ भी ऐसे अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपके अकाउंट से पैसे निकलवाए जा सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपको जो बैंक है वो देते हैं ना, एक साइबर सिक्योरिटी भी देते हैं साथ में। वो ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो आपको एक उसमें पासवर्ड वगैरह डालने होते हैं ना, ओटीपी डालने होते हैं, वो आपको सुरक्षा मिलती है। अगर आप वो नहीं होंगे तो आसानी से चोरी हो जाएगी। चोरी होती है इसलिए ही सिक्योरिटी दी जाती है। फ़ोन के अंदर देखिए आपके उसमें होते हैं ना, फ़ोन के अंदर आपके जैसे एंटीवायरस डाले होते हैं, तो वो भी आपके फ़ोन के अंदर जो रजिस्टर्ड ऐप है, जो बेकार की ऐप्स हैं उसे डाउनलोड करने से बचाती है ना। तो ISO 27001 ये अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानक है, जो सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को बनाने, लागू करने, कार्य करने, निगरानी करने, समीक्षा करने, संरक्षण और सुधार करने के लिए एक मॉडल प्रदान करती है। अब देखिए इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक है ये वाला ISO वाला। तो इसको क्या है कि जो प्रबंधन प्रणाली है उसमें जो उसको बनाया जाता है, यानी कि सिक्योरिटी कैसी करनी है उसको बनाया जाता है, यानी कि सिक्योरिटी कैसी करनी है, कैसे लागू करना है, कैसे कार्य करना है, निगरानी कैसी करनी है, सारी ही चीज़ें क्या है एक मॉडल के रूप में तैयार होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर के अंदर कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, लैपटॉप के अंदर कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, पहले वो स्कैन होती है क्या इसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप को हानि पहुंचा सके। तो होती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर अपराध को पारंपरिक आपराधिक गतिविधि से भिन्न करने वाले कारक। अब देखिए जो साइबर अपराध है तो पारंपरिक आपराधिक गतिविधि से वो कैसे भिन्न है, इनकी जो पहले अपराध होते थे, जो आजकल के अपराध है साइबर अपराध, वो कैसे भिन्न है। देखिए साइबर अपराध जिसे कंप्यूटर अपराध भी कहा जाता है, कंप्यूटर का उपयोग करके एक उपकरण के उपयोग में
अवैध उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे धोखाधड़ी करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में तस्करी और बौद्धिक संपदा की चोरी करना या गोपनीयता का उल्लंघन करना। देखिए जो साइबर अपराध है वो क्या होता है कि जैसे बहुत सारे विभिन्न उद्देश्य हैं कंप्यूटर के अंदर। देखिए आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार है, बैंक है, आप है, हर एक की जानकारी कंप्यूटर के अंदर है। तो इससे क्या है, कोई आपके वेबसाइट, जैसे किसी की कोई वेबसाइट हैक कर ले, आपका अकाउंट हैक कर ले, उसके साथ उसके पास सारी जानकारी आ गई ना, तो वो धोखाधड़ी कर सकता है। जैसे आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आती है, आप गूगल पे देख रहे हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है ना। तो बौद्धिक संपदा की चोरी हो जाती है। आपको देखिए ऐसे से जैसे आजकल होता है क्या, डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा जाता है, कोई कुछ मांगा जाता है, फिर आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। गोपनीयता, जैसे देखिए किसी देश की कोई गोपनीयता है ना, उसके जरूरी दस्तावेज है वो लीक हो सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका अकाउंट है वो भी गोपनीय है, आपको पता है कि आपका एटीएम पिन क्या है, लेकिन जब हैक हो जाता है तो उनको पता चल जाता है, तो आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, तो वो भी देखिए इसका उल्लंघन है। अधिकांश साइबर अपराध व्यक्तियों, निगमों या सरकारों के बारे में जानकारी पर हमला करता है। देखिए जो अधिकांश साइबर अपराध होते हैं ना, वो ये करते हैं कि जो निजी व्यक्ति है वो निगम या सरकार के बारे में जो जानकारी है तो उसके ऊपर हमला करते हैं। सरकार ने क्या नीतियां बनाई है वो हैक हो जाती हैं, है ना। ज़रूरी दस्तावेज जो होते हैं सरकार के सिक्योरिटी के, वो हैक हो सकते हैं, जिससे पड़ोसी मुल्कों को देखिए फ़ायदा होगा और हमारा नुकसान होगा, है ना, वो चीज़ें। आजकल देखिए साइबर अपराध तो वैसे वही होते हैं कि आपके अकाउंट से पैसे चोरी हो जाते हैं, डिजिटल यही है चीज़ें। आजकल लोग घर में बैठे बैठे ही चोरियां करने लग जाते हैं। हालांकि हमले पारंपरिक आपराधिक गतिविधि के रूप में भौतिक शरीर पर नहीं होते, वे व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट आभासी निकाय पर होते हैं, जो सूचनात्मक विशेषताओं का समूह है। इंटरनेट पर लोगों और संस्थाओं को परिभाषित करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई आपके घर पे आके चोरी नहीं करता, तो होता क्या है वो अपने घर पे बैठे बैठे ही आपके अकाउंट से चोरी कर लेता है, ठीक है। तो वो है साइबर अपराध। इसमें देखिए इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आजकल क्या है कि इंटरनेट पे जैसे कोई मान लीजिए कि अब बहुत सारे देखिए चांसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको इंटरनेट पे ब्लैकमेल भी करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर, इसे कहते हैं संगणक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। देखिए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार सन 1822 में अंग्रेजी के गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने किया। यानी कि चार्ल्स बेबेज ने कब किया कंप्यूटर का आविष्कार? 1822 में। किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 5वीं के बच्चे को भी आता है। कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग वर्ष 1613 में अंग्रेज लेखक रिचर्ड ब्रैथवेट की पुस्तक द यंग मैन ग्लिंग्स में पाया गया। अब देखिए पहली बार कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किस में हुआ? 1613 में। किस बुक में हुआ? द यंग मैन ग्लिंग्स। किसकी बुक है वो? रिचर्ड ब्रैथवेट की। यह उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो गणनाएं करता था। तभी से यह शब्द 20वीं शताब्दी के मध्य तक इस संदर्भ में हूबहू प्रयोग होता आ रहा है। अब देखिए जब उसने बंदे ने अपनी बुक निकाली और उसमें शब्द निकाला कंप्यूटर, तो वो बंदा क्या करता था? वो गणनाएं करता था, कैलकुलेशंस करता था। तो देखिए तभी से 20वीं शताब्दी तक ये शब्द का ऐसे ही इस्तेमाल होता रहा, आज भी हो रहा है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंत से इस शब्द ने और ज़्यादा व्यवहारिक रूप ले लिया, यानी कि वो यंत्र जो गणनाएं करता है। देखिए पहले गणना करने के लिए शब्द प्रयोग होता है कंप्यूटर, लेकिन आज 19वीं शताब्दी में क्या हुआ है? आज तो वैसे 21वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी के अंत से क्या हुआ, यानी कि जब 20वीं शताब्दी स्टार्ट हुई तो इसने ज़्यादा व्यवहारिक रूप ले लिया, यानी कि जो यंत्र गणनाएं करते हैं उसे कंप्यूटर कहा जाने लगा। मोबाइल का भी कहते हैं ना ये तो कंप्यूटर है, लैपटॉप तो है ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी कंप्यूटर है। पहले क्या करते थे? कैलकुलेटर भी कहते हैं, ये तो कंप्यूटर है। यानी कि कंप्यूटर जो शब्द है गणनाएं करने के लिए किया जाता था ना, कैलकुलेशन के लिए किया जाता था, वो सारी कैलकुलेशन करने वाली चीज़ें उसे कंप्यूटर कह दिया जाता था। तो देखिए
हाँ, यहाँ पे कंप्यूटर का आविष्कार तो 1822 में चार्ल्स बेबेज ने कर दिया। भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने कंप्यूटर के लिए हिंदी निम्नलिखित शब्द सुझाए हैं। अब देखिए, कंप्यूटर है, लेकिन जो भारत सरकार है उसने बताया कि हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहेंगे। कंप्यूटर, संगणक मशीन, अभिकलक, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो कंप्यूटर का पूरा नाम देखिए क्या है, वैसे एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग रिसर्च। तो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। तो देखिए कंप्यूटर के लक्षण क्या है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, गति, सटीकता। इसमें देखिए गति बहुत ज़्यादा होती है, हर काम सेकंड में होता है। कोई यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे, गूगल पे कुछ सर्च करेंगे, सेकंड्स में वो आपको डाटा दिखा देगा। सटीकता, एक्यूरेट होता है, यानी कि जो आपको चीज़ होता है ना, यार इसमें मेरे को डाउट है, गूगल पे सर्च करते हैं, उसका सही जवाब मिलता है तो वो एक्यूरेट होता है। बहुमुखी प्रतिभा, अब देखिए वर्सेटाइलिटी है इसमें। बहुमुखी प्रतिभा क्या है, इसमें आप एक ही चीज़ सर्च नहीं करेंगे। अगर आपको कोई वीडियो देखनी है, गाने देखने हैं, मूवी देखनी है, पढ़ने की वीडियो देखनी है, कुछ फ़ोटोज़ देखनी है, कुछ भी करना है, तो ये मल्टीपल यूज़ के लिए होता है। अगर आपको कंप्यूटर में काम करना है, तो पीपीटी बनानी है, वर्क करना है, वर्ड फाइल में कुछ करना है, तो सारा ही काम इसमें होता है। भंडारण, स्टोरेज होती है, जब आप फ़ोन लेने जाते हैं, होता है ना, कहते हैं कि इसकी इतनी रैम है, 8 GB रैम है, 128 GB इसकी मेमोरी है। कंप्यूटर लेने जाते हैं तो इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई, ऐसा होता है ना। तो स्टोरेज है इसके अंदर, इतनी ज़्यादा आप इसमें चीज़ें रख सकते हैं। मोबाइल के अंदर इतनी चीज़ें नहीं आती जितनी कंप्यूटर के अंदर आती हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है। अब देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आपको बताया कि सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। हार्डवेयर है जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स है जिसे हम टच कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे पिक्चर में कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसे मॉनिटर कहते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटर है, सीपीयू है, इसे हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, ये चीज़ें जैसे जीमेल है, वर्ड है, एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, विंडोज़ है, एंड्रॉयड सिस्टम है, मैकैफे, ये सिक्योरिटी वाला होता है, जावा, इसे हम टच नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर के अंदर है। वो है सॉफ्टवेयर। तो देखिए कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का ग्रुप होता है जो किसी खास काम को करने के लिए बना होता है, जिसकी भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। यानी कि देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, वो प्रोग्राम्स का ग्रुप होता है जो कोई खास काम करता है। जैसे अगर आपको कुछ लिखना है, अपना काम करना है, तो आप वर्ड फाइल में कर सकते हैं, एमएस वर्ड में, तो वो खास काम के लिए बना है, ठीक है। तो वो उस भाषा को समझेगा। अगर आपको कहते हैं ना कि ये चीज़ यार मेरे को हाईलाइट करनी है, तो हाईलाइट के लिए वहाँ पे ऑप्शन होगा। तो देखिए जैसे सी है, C++ है, जावा है, आदि है, तो ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के देखिए दो प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप ऐप डाउनलोड करते हैं। तो हार्डवेयर देखिए क्या होता है, ये कंप्यूटर के वैसे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, ठीक है। जैसे मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, माउस है, ग्राफिक कार्ड जो होते हैं वो चीज़, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं वो चीज़। सो नेक्स्ट है कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सो देखिए इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट है, प्रिंटर है, सिस्टम यूनिट है, यूपीएस है, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, स्कैनर है, मॉनिटर है, ये चीज़ें। अब देखिए इनपुट डिवाइस क्या होती है, कीबोर्ड, जिसे हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे मान लीजिए आपको माउस चलाना है, तो उसकी जो वायर है वो भी कंप्यूटर के अंदर लगानी पड़ेगी, या अगर आपके पास वायरलेस माउस है तो उसका जो ब्लूटूथ वाला होता है ना, वो साथ में डोंगल लगानी पड़ती है, ठीक है। तो कीबोर्ड भी इससे ही अटैच होगा। इनकी वो चीज़ें जो आप उसके अंदर इनपुट करते हैं, निविष्ट करते हैं, यानी कि उसके अंदर लगाते हैं, वो है इनपुट डिवाइस, यानी कि वो डिवाइस जो आपने लगाना है। कीबोर्ड भी लगाएंगे तो ही चलेगा, माउस, माइक्रोफोन, माइक हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया,
और बारकोड रीडर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, टच पैड हो गया, ये आप अगर उसके साथ इंसर्ट करेंगे तो ही वो चलेगा। तो वो होते हैं इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रकमन इकाई यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू क्या है? देखिए ये है सीपीयू, इसका ही सारा खेल है। देखिए केंद्रीय प्रकमन इकाई सीपीयू संसाधन युक्ति या विचार युक्ति यह कंप्यूटर संगणक की मूल संक्रियात्मक इकाई है जो अगम को उपकरणों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुरूप कार्य कर उसे निगृहित इकाई को भेज दिया। देखिए कितनी ज़्यादा इसमें जो हिंदी है शुद्ध दी गई है ना। तो इसे आप समझ नहीं पाएंगे। सिंपल से समझिए कि ये कहता क्या है। ये कहता है कि जो सीपीयू होता है ना वो मेन चीज़ है कंप्यूटर की, इसके बिना कंप्यूटर का कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं है कंप्यूटर, ठीक है। तो इसके 3 भाग होते हैं। देखिए कंप्यूटर का जो सीपीयू इसके अंदर ही सब कुछ लगा हुआ है, मेमोरी भी इसके अंदर लगी हुई है, चलाता भी वही है कंप्यूटर को। अगर सीपीयू खराब होगा आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो देखिए इसके 3 भाग हैं जिसे कहते हैं बही या पंजीय रजिस्टर, न्यूमेरिकल लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना वो वाले। कंट्रोल यूनिट होता है जो सभी को कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर लगी हुई होती हैं। नेक्स्ट है सूचना भंडारण उपकरण यानी कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज यूनिट, इंफॉर्मेशन स्टोरेज इक्विपमेंट। अब देखिए वो चीज़ जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कंप्यूटर के, आपने कंप्यूटर के अंदर फाइल सेव कर ली लेकिन वो सेव कहाँ पे है वो भी चाहिए ना, हार्ड डिस्क चाहिए आपको। यह कंप्यूटर में प्रयुक्त सूचनाएं सहेजती है। डाटा और निर्देशों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है। देखिए जो डाटा या निर्देश है उसको प्रोसेस करने से पहले क्या है, मेमोरी में रखते हैं ना। जैसे हमें कोई काम करना है तो हम क्या करेंगे, पहले से मेमोरी में रखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। अगर आपको कोई वर्ड फाइल से पीपीटी बनानी है, पहले आपको वर्ड फाइल रखनी पड़ेगी, वहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे ना वहाँ पे। इसलिए प्रोसेसर द्वारा प्राप्त अंतिम परिणामों को भी मेमोरी में रखा जाता है। जो प्रोसेसर होते हैं देखिए उसमें अंतरिम परिणाम है, इनकी जो अंतिम परिणाम नहीं है वो, और साथ में जो अंतिम परिणाम है वो भी मेमोरी में ही रखे जाते हैं। हम देखते हैं यार ये चीज़ देखते हैं, सेव एज कर लेते हैं, अगर अच्छी लगी तो कर लेंगे, ना सही तो मैं क्या कहते हैं वो दोनों चीज़ें रख लेते हैं, जो अच्छी लगी वो रख लेते हैं, नहीं तो बाकी वाली डिलीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है? इसमें वो सभी उपकरण शामिल हैं जिनसे प्रसाधित सूचनाएं या सामग्री मानवीय उपयोगी उत्पाद के रूप में बाहर आती हैं या कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को प्राप्त करने के लिए युक्त होती है। देखिए सिंपल से अब क्या है, ये है आउटपुट डिवाइस के पार्ट। मॉनिटर है यानी कि जो चीज़ें आउट है बाहर है, प्रिंटर है वो भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर है भोंपू वो भी बाहर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है जिसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर था ना प्रोजेक्टर लगा होता है जिससे जो पिक्चर चलती है तो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है ना वो चीज़, वो भी। कार्ड रीडर, प्लॉटर, ये सारे ही आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट होती है कि जो हम अटैच करते हैं, आउटपुट होती है जो हमारे पास चीज़ें हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है जो बाहर है, ये चीज़ें। अब देखिए कंप्यूटर के प्रकार क्या है, आपको देखिए ज़्यादा डिटेल में जाना, बस इसके नाम याद करने हैं। कंप्यूटर के प्रकार है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर यानी कि मिनी संगणक, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, लैपटॉप, देखिए ये भी लैपटॉप भी कंप्यूटर का पार्ट है, वर्क स्टेशन, पाम टॉप, सुपर कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर का महत्व क्या है? देखिए ये तो बताने की जरूरत है नहीं है, वैसे मैं बताता हूँ। कंप्यूटर का महत्व बहुत ज़्यादा है। अपना आप फ़ोन जो है 1 घंटे के लिए कहीं भी छोड़ दो, आप तिलमिला जाओगे, क्योंकि इसके बिना ज़िंदगी आपकी अधूरी है, क्योंकि कंप्यूटर का काम ही मोबाइल करता है। आजकल मोबाइल के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, स्मार्टफोन के अंदर सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा ही कंप्यूटर का महत्व है। इंटरनेट के इस्तेमाल में यह यंत्र महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर आपके पास देखिए फ़ोन आपका टूट जाता है ना, तो आप जैसे तैसे करके उसे ठीक भी कराते हैं, ठीक ना हो तो आप नया भी लेते हैं, चाहे उधार लेके लेना पड़े लेकिन लेते हैं। इसलिए देखिए कंप्यूटर का कितना महत्व है आपके जीवन में, है ना, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। तो देखिए इंटरनेट का इस्तेमाल इसमें होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इंटरनेट के बिना तो देखिए स्मार्टफोन किसी काम का है ही नहीं है ना, वो तो डिब्बा हो गया फिर तो एक। यह गणना करने में
काफ़ी शुद्ध परिणाम देता है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, जितनी मर्जी बड़ी कैलकुलेशन कर ले, गणना कर लिए, तो इसमें क्या है, ये पूरे एक्यूरेट परिणाम देगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए समय की बचत करता है। मान लीजिए कि जो व्यापार करते हैं लोग, उनके लिए समय की बचत है। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, आप व्यापार करते हैं, तो आप उनको वो आपको अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैलकुलेशन मशीन है, उससे भी हो जाता है। बिल अगर आपको बनाना है तो आप कंप्यूटर के ज़रिए बना सकते हैं, है ना, वो चीज़ें। बैंक में लगभग सभी कार्य इसी पर आधारित है। देखिए, पहले बैंक में कार्य और होते थे, अभी कंप्यूटर के ऊपर होते हैं। आपको ऑनलाइन ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। बैंक के सारे कार्य इसी पे हैं। पैसे जमा कराएंगे, हाथों हाथ आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उद्योग जगत में मशीनों के संचालन से लेकर उत्पादों के उत्पादन, खरीद बिक्री इत्यादि सभी कार्य करता है। अब देखिए, जो उद्योग जगत है वहाँ पे क्या मशीनों का संचालन भी इससे होता है, खरीद बिक्री इत्यादि सभी। आप देखिए, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, आप कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिससे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, वो चीज़ आपके घर पे पहुँच जाएगी। तो ये क्या है, ये उत्पादों का उत्पादन हो गया ना, खरीद बिक्री होगी ना आपकी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी देखिए, जांच से लेकर सर्जरी तक इसी वजह से सरल हुए हैं। अगर आपको कोई टेस्ट करवाने हैं, वो कंप्यूटर के हेल्प से, देखिए होता है ना, मशीनें जुड़ी हुई होती हैं, डिजिटल चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें। शिक्षा के क्षेत्र में इसकी अहम भूमिका है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका है ही है। यूट्यूब से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी की वीडियो देख रहे हैं, और लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, तो ये सारी ही चीज़ें हैं, किससे संबंधित हैं, कंप्यूटर से। नए नए तकनीक के आविष्कार को इसने लोगों के लिए आसान बनाया है। जो नए नए देखिए आविष्कार हैं, आसान कर दिया है। जैसे आपको लाइव क्लास लेनी है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ले सकते हैं, है ना। तो पहले आपको, जैसे मान लीजिए कोरोना के टाइम में क्या हुआ था कि हम घर पे हम निकल नहीं सकते थे, तो क्या हुआ, लाइव क्लासेस का ऑप्शन आया, यूट्यूब का ऑप्शन आया, है ना। अंतरिक्ष अनुसंधान में इसी से हर प्रकार के कार्य किए जाते हैं। अब देखिए, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट देखना है, मौसम विभाग की जानकारी चाहिए, आज बारिश पड़ेगी कि नहीं, आप इससे चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सिर्फ आपको इसके नाम याद करने हैं बस। अगर मान लीजिए आपको बताएं कि ये बताइए कौन सी जनरेशन का, आपको उसका जनरेशन का भी पता रखना है, ठीक है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1946 से 1958 तक, इसे बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो वो कौन सी है, ENYAC ENIAC, एडवैक EDVAC, UNIVAC, IBM 650, IBM 701, ठीक है। ये है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। अब दूसरी पीढ़ी क्या है, 1959 से 1964, 1959 टू 1964 तक, वो है IBM 1620, IBM 70994, CDC 3600, CDC 1604, UNIVAC 1108। तो ये दूसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी क्या है, आप देखिए, सिंपल चीज़ ये बताता हूँ, जो सिंपल से शब्द हैं वो पहली पीढ़ी, थोड़े से मुश्किल आ गए, जुड़ गया साथ में, वो दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ऐसे चौथी, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। तीसरी पीढ़ी देखिए 1965 से 1974, यानी कि देखिए पहली पीढ़ी में ये कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे, फिर दूसरे में ये, तीसरी में ये। IBM 360 सीरीज़, हनीवेल सीरीज़ आ गई, PDP, ये सारी चीज़ें आप इसे पढ़ सकते हैं। चौथी पीढ़ी 1975 से 1980 तक है। इसमें ये सारी चीज़ें, इसमें देखिए इसके आती हैं कंप्यूटर की जो 4th जनरेशन है, इसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, ऐसे करके। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी क्या है, 1980 से जो आज तक है, जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, अल्ट्राबुक है, क्रोमबुक है। तो ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर की छठवीं पीढ़ी कौन सी है, यानी कि जो आने वाली इस्तेमाल होंगी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समांतर और वितरित कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर अधिक स्मार्ट, तेज और छोटे होते गए। आने वाले समय में कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर स्मार्ट भी है, तेज भी है, छोटे भी है। छोटे मतलब आपके जो स्मार्टफोन है वो कंप्यूटर ही है। रोबोटिक्स का देखिए विकास हो रहा है, AI आ गया है आजकल, है ना। प्राकृतिक भाषा संस्करण है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ रही है इसके अंदर, यानी कि अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में करते हैं, आपका सारी लैंग्वेज इसके अंदर हो गई हैं।
वॉइस रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग है इसमें होता है, यानी कि अगर आप कोई चीज़ बोलेंगे वो बोलते ही टाइप हो जाएगी। ये आने वाली भावी पीढ़ी के कंप्यूटर है। अब देखिए मदरबोर्ड क्या है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है ना, वैसे कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है जिसके अंदर सारे ही पार्ट अटैच हैं। देखिए ये है मदरबोर्ड, इसके अंदर सारे ही यहाँ सारे ही पार्ट्स हैं, यानी कि ये एक माँ के सारे बच्चे हैं। ठीक है, मदरबोर्ड है। अगर मदरबोर्ड खराब हो गया तो कंप्यूटर का सत्यानाश होगा, कंप्यूटर खराब हो गया। तो कंप्यूटर बहुत से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से मिलकर बना है, जैसे सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, एसएमपीएस, ग्राफिक कार्ड आदि इनके बिना कंप्यूटर नहीं चलाया जा सकता। कंप्यूटर को देखिए चलने में इन सभी चीज़ों का अहम योगदान है। इन्हीं में से एक है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिससे कंप्यूटर के सभी पार्ट्स जुड़े हैं। देखिए एक सर्किट बोर्ड है जिससे बिजली सप्लाई होती है ना, तो सभी पार्ट इससे ही जुड़े हैं। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ग्राफिक कार्ड है, प्रोसेसर है, रैम आदि। मदरबोर्ड को क्या कहते हैं, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसे कहते हैं। मदरबोर्ड के ज़रूरी भाग क्या है, देखिए रैम, सीपीयू, एजीपी। ठीक है, इसके ज़रूरी भाग है ये। साउथ ब्रिज क्या है, देखिए जो नीचे वाला होता है साउथ ब्रिज। ठीक है, मदरबोर्ड के नीचे वाला हिस्सा। BIOS, IO, PCI, EIDE, USB, ये है साउथ ब्रिज। अब देखिए रियर कनेक्टर क्या है। यह कंप्यूटर के किनारे में होता है जिनसे कीबोर्ड, माउस, USB केबल, डाटा आदि को जोड़ा जाता है। रियर कनेक्टर क्या है, जैसे आपको पेन ड्राइव लगानी है ना, छोटा सा होल बना होता है ना लैपटॉप या लैपटॉप के किनारे पे, तो वहाँ पे आप लगाते हैं ना उसको, तो वो रियर कनेक्टर है। ग्राफिक कार्ड स्लॉट क्या है, स्लॉट का मतलब होता है वो खाली जगह जिसमें ग्राफिक कार्ड को लगाया जाता है, इसे वीडियो कार्ड भी कहते हैं। तो देखिए रोम क्या है, रैम क्या है। तो रैम क्या है, रोम क्या, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। रैम क्या होती है कि वो मेमोरी जिसमें आप अपनी जो डाटा है उसे स्टोर करते हैं। जैसे आप फ़ोन लेने जाते हैं, कहते हैं ना 8 GB रैम है और 128 GB रोम है, यानी कि मेमोरी का 128 GB जिसमें आप अपना पर्सनल काम कर सकते हैं, पर्सनल फोटोज वीडियोस रख सकते हैं, वो चीज़ें होती हैं रोम। ठीक है, इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम होती है जिसके अंदर एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, सॉफ्टवेयर चलाए जाते हैं। जैसे 8 GB की रैम है आपके फ़ोन में, 4 GB की रैम है, तो इसके अंदर आप कितने सॉफ्टवेयर रख सकते हैं, कितने ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ये उसकी कैपेसिटी पे आधारित है। जैसे आपने मान लीजिए कोई व्हाट्सएप डाउनलोड की है, वो मान लीजिए कि 100 MB की है। ठीक है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जो 200 MB का है, 50 MB का है, ऐसे कर करके आप उसमें 50 ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी उतनी कैपेसिटी है। अगर 2 ऐप्स और डाउनलोड करनी है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, फिर आपको वो डिलीट करनी पड़ेगी, है ना, वो चीज़ें। रैम वो होती है जो आपके वो स्पेस होती है जिसमें आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। रोम होते हैं जिसमें आप अपने फोटोज़ वगैरह, काम वगैरह और वीडियोज़ वगैरह रख सकते हैं। रोम के प्रकार ये हैं प्रोम, EEPROM, EEPROM। ठीक है, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM होता है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो प्रोग्रामेबल प्रोम में क्या है, एक चिप होती है जिससे क्या डाटा को एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है, उसके बाद डाटा को हटाया नहीं जा सकता। EEPROM क्या है कि जिससे हम डाटा को हटा सकते हैं। EEPROM क्या है जिसमें हम प्रोग्राम करना आसान है, इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। देखिए हार्ड डिस्क होती क्या है, आप देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क की फ़ोटो यहाँ पे बनी हुई है, पिक्चर आप देख सकते हैं। देखिए हार्ड डिस्क इंस्टॉल होती है ये वाली लैपटॉप के अंदर। ठीक है, हार्ड डिस्क का मतलब क्या होता है कि एक वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि लैपटॉप के अंदर ये हार्ड डिस्क लगी होती है जिसके जरिए जो भी डाटा आपका सेव होता है इसी के अंदर सेव होता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, तो जिसे HDD भी कहते हैं। हार्ड डिस्क में किसी भी डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। हार्ड डिस्क HDD गिरने से खराब हो जाती है, इसका आकार बड़ा है, या SSD से सस्ती है। देखिए SSD जो है वो से सस्ती होती है। हार्ड डिस्क SSD जो होती है वो सिंपल सी ये होती है कि जैसे आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है, अगर उसमें SSD लगी हुई है तो आपका कंप्यूटर उससे, लैपटॉप से स्मूथ चलता है
है ना। तो हार्ड डिस्क क्या है, उससे सस्ती है। लेकिन आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं कईयों में देखे HDD होती नहीं है, SSD ही लगा के भेजते हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क वही है जैसे आपका एक मेमोरी कार्ड होता है ना फोन के अंदर जैसे डालते हैं, है ना, वो वाली चीज। और जो फोन के अंदर आजकल स्टोरेज आती है, मेमोरी कार्ड डालने की जरूरत नहीं है, वो भी HDD होती है फोन वाली, ये कंप्यूटर वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेमोरी यूनिट क्या है। अब देखिए 1 बिट में बाइनरी डिजिट होते हैं, 4 बिट में 1 निबल, 8 बिट में 1 बाइट, ठीक है। तो ये मेमोरी डिजिट है इसके। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो 124 बाइट्स होते हैं, ठीक है, KB 1 KB के, ठीक है। मैं आपको जो चीज़ें देखिए बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए 1 KB में आपको मैं सिंपल सा और आसानी से बता देता हूँ। जो बाइनरी डिजिट है उसमें 1 बिट होती है, 4 बिट्स होती हैं 1 निबल में, 8 बिट्स होती हैं 1 बाइट में। और देखिए बिट्स बाइट का फर्क है, ठीक है। 124 यानी कि 1024 बाइट्स होते हैं 1 KB के अंदर, 1 MB के अंदर होती है 1024 KB। तो 1 GB में होते हैं 1024 MB, 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 GB, 1 PB यानी कि पेटाबाइट में होते हैं 1024 TB, 1 EB एक्साबाइट में होते हैं 124 PB, 1 जेटाबाइट में होते हैं 1024 EB, और 1 YB के अंदर होते हैं 1024 ZB। उसके बाद देखिए 1 ब्रोनोबाइट में होते हैं 1024 YB, और 1 जियोब बाइट में होते हैं 1024 ब्रोनोबाइट, ठीक है। ये चीजें होती हैं इसके अंदर। यानी कि अगर आपके पास 1 TB की हार्ड डिस्क है तो यानी कि आपके पास 1024 GB की स्पेस है। तो ऐसे ही चीजें ये आपको एग्जाम में पूछते हैं। वो एग्जाम में पूछ लेगा अगर 1024 GB है तो वो किसके बराबर है, या 1 TB में कितने GB होते हैं, या MB वगैरह पूछ लेता आपसे, ठीक है, ये वाले। अब देखिए बात करते हैं कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाएं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए हर एक की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती है जो उसे समझता है। जैसे हमारी बातें हैं ना, आपस में हम लैंग्वेज यूज करते हैं तो वो हम समझते हैं उसको, लेकिन कंप्यूटर की जो लैंग्वेज अलग होती है। देखिए जैसे हार्डवेयर है, मशीन लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें C है, पास्कल है, C++ है, ठीक है, वो वाली। अब देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में जुड़े हुए निर्देशों का समूह है। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, जो भी निर्देश आपस में जुड़े हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए संग्रहित किए जाते हैं। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्राम जिस भाषा कोड में लिखा जाता है उसे प्रोग्राम की भाषा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं तो उनको लिखने की जो प्रक्रिया है उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब देखिए चाहे आपका पावर पॉइंट है, चाहे उसके अंदर आप देखिए MS वर्ड है, अलग अलग चीज़ें जो हैं जो कंप्यूटर के अंदर है उनकी सबकी लैंग्वेज अलग है, उसको जुड़ के क्या है प्रोग्रामिंग होती है। और वो जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे प्रोग्राम की भाषा कहते हैं। देखिए 3 तरह की होती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली भाषा, और हाई लेवल लैंग्वेज इनकी उच्च स्तरीय भाषा। मशीन लेवल लैंग्वेज में देखिए जो मशीन की लैंग्वेज है, कंप्यूटर क्या क्या समझता है वो है जो जी असेंबल की गई है। असेंबल में देखिए बहुत सारी है, जैसे मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जैसे टिकाई जाती हैं, लगाई जाती हैं, तो वो अपना अपना वर्क करती है, वो किस हिसाब से जुड़ी हुई हैं वो वाली। उच्च स्तरीय भाषा वो होती है जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज में आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक चीज़ होती हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही समझते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ें। और कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, देखिए नेटवर्क शब्द का अर्थ होता है आपस में जुड़ाव रखना। दूसरे शब्दों में कहें तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर या अन्य किसी कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में जोड़ा जाता है और वे एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं, तो इस तकनीक को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है कि एक नेटवर्क से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक जब कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब देखिए कंप्यूटर जुड़ेंगे कैसे आपस में, किसी हार्डवेयर के द्वारा। देखिए जैसे यहाँ पे ये है ना, इसके साथ देखिए मान लीजिए कि ये एक वाईफाई का राउटर है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके मान लीजिए घर पे वाईफाई लगा हुआ है, उसके साथ आपने मोबाइल को जोड़ रखा है, कंप्यूटर को जोड़ रखा है, तो वो कंप्यूटर का नेटवर्क बन गया आपस में, ठीक है, वो चीज़ें।
तो यहाँ पे क्या है, आप एक दूसरे को डाटा शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका नेट, आप जैसे देखेंगे बैंक चले जाएं या किसी कंपनी में चले जाएं, किसी कंप्यूटर में जो डाटा है किसी को शिफ्ट करना है तो वहाँ से वहाँ पे वो शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या है, वो आपस में नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो देखिए अभी ये है लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन, वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। तो देखिए ये इसके कंप्यूटर के नेटवर्क हैं, ठीक है, लैन, मैन और वैन। देखिए एग्जाम नज़दीक है, आपको ये ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। वो जो डिटेल वाली मैंने वीडियो बनाई है उसमें सबको मैंने एक्सप्लेन किया है, लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, लेकिन इसमें आपको मैं सिर्फ उतना ही करवाऊंगा जो आप याद रखें और एग्जाम में आ जाए। सो नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि प्रचालन तंत्र। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम परिचालन तंत्र सॉफ्टवेयर का वह समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है। यह हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य है और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। इसकी सहायता से ही कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम चलते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जिसके जरिए कंप्यूटर में सारे प्रोग्राम जो इंस्टॉल हुए हैं वो चलते हैं। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वही है जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, मोबाइल हो गया, कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया ना, वो वाली वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर है जो उसके अंदर प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन वो चलेंगे किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से चलेंगे। यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर की हार्डवेयर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, वो चलेंगे कैसे, उसको चलाने के लिए जो चीज़ है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है, वो चीज़ें। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि गाड़ी है, बाहर से गाड़ी है, अंदर उसमें बहुत सारे फंक्शन इंस्टॉल है, लेकिन पेट्रोल के द्वारा ही वो चलेगी, डीजल के द्वारा चलेगी। पेट्रोल डीजल क्या है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसे ही ये भी परिचालन तंत्र क्या है, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए वो क्या है, जैसे डॉस हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया जिसमें उबुंटू, डेबियन आदि आते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ठीक है, जैसे जिसमें देखिए 3.1 है, 95 है, 98 है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे होते हैं ना, 2000 एक्सपी, विस्टा, विंडो 7, विंडो 10, आजकल विंडो 11 भी आ गई है ना, एंड्रॉयड आदि, ये इसके प्रमुख परिचालन तंत्र हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे जैसे जो भी आम स्मार्टफोन होते हैं वो स्मार्टफोन है एंड्रॉयड वाले, एक आते हैं एप्पल के iOS। ये क्या है, ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रमुख कौन से हैं, मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। देखिए एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट पूछता है, आपको ये याद रखने हैं। सो नेक्स्ट देखिए डोमेन नाम प्रणाली यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। अब देखिए डोमेन क्या होता है, जब आप किसी वेबसाइट पे सर्च करते हैं ना, वहाँ पे लिखा होता है ना .com, .in, .org, वो होता है डोमेन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉट के साथ com, org, net, UK, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ती हैं। अब देखिए जब भी हम ऑनलाइन किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो डोमेन, हमारा डोमेन के साथ टकराव होता है। वास्तव में देखिए जो भी डोमेन होते हैं वो भिन्न वेबसाइट को ब्राउज करते हैं। आपको देखिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि जो डॉट के बाद आती है चीज़, जैसे .com है, org, net है, .in है, वो सारी ही डोमेन है, ठीक है। अब देखिए google.com है, वो उसका डोमेन है। अब देखिए डोमेन के प्रकार क्या है। टॉप लेवल डोमेन कौन से होते हैं, जिसे TLD या जिसे टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, जैसे .com है यानी कि com का मतलब है कंपनी, .org है, org का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, अगर .net है, net का मतलब है नेटवर्क, .gov है तो मतलब गवर्नमेंट है, .edu लगा है यानी कि वो उसका मतलब है एजुकेशन, .biz लगा है तो मतलब उसका बिजनेस, .info में लिखा है तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन, ठीक है, टॉप लेवल के डोमेन है। अब नेक्स्ट है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन यानी कि कंट्री वाइज है, जैसे लिखा है .us यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, .in है मतलब इंडिया, .bd है मतलब बांग्लादेश, कोई वेबसाइट के साथ देखिए .bd लगा है मतलब बांग्लादेश की है, .cn मतलब चाइना, .fr मतलब फ्रांस, cn मतलब चाइना, .id मतलब इंडोनेशिया। तो ये इसके डोमेन है।
सो नेक्स्ट देखिए इथरनेट। अब देखिए इंटरनेट होता है, इंटरनेट होता है, अब आता है इथरनेट। इथरनेट क्या है? इथरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, यानी कि लैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइस आपस में जोड़ा जाता है और सूचना को साझा किया जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके घर में वाईफाई लगा है, तो ऐसे ही कोई ऑफिस है, कॉलेज है, स्कूल है, कोई बैंक है, कोई भी जगह है, वहां पे देखिए इथरनेट लगाया जाता है। वहां पे इथरनेट लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कंप्यूटर्स में आपस को जोड़ना है। वहां पे अगर मान लीजिए 50 कंप्यूटर लगे हैं तो उनको आपस में जोड़ा जाता है। वो वाईफाई से नहीं जुड़ेंगे क्योंकि उसकी स्पीड इतनी नहीं होगी। अगर इथरनेट होगा उसकी भी स्पीड ज्यादा होती है। तो स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, बैंक वगैरह में क्या है, इथरनेट का इस्तेमाल होता है। ये है इंटरनेट का ही इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे बोला इथरनेट जाता है। प्रारंभ में इथरनेट को आल्टो अलोहा नेटवर्क बोला जाता था। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम जेरोक्स PRC है, जिसको 1973 में रॉबर्ट मैटक्लिफ ने इजाद किया था। इथरनेट TCP/IP स्टैक के डाटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है। इस इथरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से ही लैन में अलग अलग कंप्यूटर आपस में सूचना को साझा कर पाते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को अगर कोई सूचना शेयर करनी है, अगर आप कंप्यूटर कैफे में जाएंगे उसमें भी इथरनेट लगे होते हैं कईयों पे। स्कूल, कॉलेज, बैंक हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, वहां पे इथरनेट लगे हैं। वो आपस में क्या है, जानकारी साझा करते हैं। ठीक है, वो चीज। अब देखिए नेक्स्ट है इंटरनेट और इंटरनेट में क्या फर्क है। इथरनेट तो हमने समझ लिया कि अगर कोई स्कूल, कॉलेज है, कंप्यूटर्स आपस में 50 कंप्यूटर जोड़ने हैं, 20 कंप्यूटर जोड़ने हैं, इथरनेट लगता है। लेकिन इंटरनेट और इंटरनेट क्या है? देखिए इंट्रानेट यहां है, इंटरनेट यहां है। आपको पता है कि इंटरनेट वो चीज है जहां पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आपके फोन में इंटरनेट है, कंप्यूटर में इंटरनेट है ना, मोबाइल का इंटरनेट होता है और वाईफाई का इंटरनेट होता है, वो चीज। इंटरनेट क्या है? निजी स्थानीय नेटवर्क है, यानी कि जो इंटरनेट है वो सबके लिए पब्लिकली नहीं है। ये निजी जो प्राइवेट होता है उनके लिए होता है। लेकिन जो इंटरनेट है वो पब्लिक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, इसको सभी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट कोई बात करें कि सिर्फ संगठन प्रमाणित व्यक्ति ही एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट वो होता है जिसको कोई, अगर व्यक्ति कोई ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में काम करता है, वो ही उसको अपना एक्सेस कर सकता है, पासवर्ड वगैरह पासवर्ड डाल के। लेकिन इंटरनेट पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट देखिए बहुत ज़्यादा महंगा है, इसकी लागत अधिक होती है। तो इंटरनेट है ये कम सुरक्षित है, इसकी लागत भी कम है, तो ये अधिक सुरक्षित है इंटरनेट। और असीमित यूजर्स की संख्या इसमें होती है इंटरनेट में। इंटरनेट देखिए क्या है, सीमित यूजर की संख्या होती है, तो इसमें क्या है, असीमित यूजर की संख्या होती है, इसकी लागत भी कम होती है। ये अधिक विश्वसनीय है। ठीक है, इंटरनेट जो है वो कम विश्वसनीय है। जो इंट्रानेट है वो सीमित ही जानकारी उपलब्ध होती है वहां पे, लेकिन यहाँ पे असीमित जानकारी है इंटरनेट में, यानी कि ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है, सिंपल सी बात। सो अभी बात करते हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो देखिए कंप्यूटर वायरस होता क्या है। आप देखिए कि जब आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए, लैपटॉप स्लो हो जाए, तो अपने आप ही अननेसेसरी चीजें अपने आप ही उसमें हट जाए या डाउनलोड हो जाए, तो वो उसका मतलब होता है वायरस। ठीक है, वायरस का पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो कंप्यूटर का वायरस है वो 1970 के दशक में ARPANET में खोजा गया था, जिसका नाम क्रीपर था। यानी कि ARPANET में खोजा गया था, नाम क्या था, क्रीपर। सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जो वायरस खोजा गया उसका नाम क्या था, क्रीपर। तो इसे किसने बनाया था, बॉब थॉमस ने। बॉब थॉमस एक इंजीनियर थे और उस समय वे BBN टेक्नोलॉजी में कार्यरत थे। क्रीपर एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था जिसे कि बॉब थॉमस ने ARPANET के मैनी फ्रेम्स को संक्रमित करने के लिए किया था। यह वायरस कंप्यूटर को संक्रमित करके स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे एक टेस्ट करने के लिए एक वायरस बनाया गया था कि वायरस बना के अगर कंप्यूटर में जाता है तो उसे हटाया कैसे जा सकता है। आपको पता है कि जैसे कोरोना वायरस आया था जिसमें सारे ही जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मनुष्य, मानव जाति है ना, तो उससे संक्रमित हो गई थी ना। तो ठीक वैसे ही देखिए कंप्यूटर का अलग से वायरस होता है जो कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है, कंप्यूटर को बीमार बना देता है। तो उसके लिए क्या है, उसे डोज चाहिए जिसे कहते हैं एंटीवायरस। अब देखिए वायरस के नाम क्या है। एक वायरस आया था आई लव यू नाम से,
जो सन 2000 में आया था। फिर आया था क्लीज 2001 से, कोड रेड 2001 में आया था, स्लैमर 2003, सोबिक 2003, माइडूम 2004, जीएस 2007, क्रिप्टो लोकर 2013 और वाना क्राई 2007। क्रिप्टो लोकर आया था 2013 में और वाना क्राई आया था 2017 में। अब देखिए आजकल भी बहुत सारे ऐसे वायरस आ गए हैं जो कि आपके कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा स्लो बना देता है। इसके लिए आपको एंटीवायरस डलवाना होता है। वायरस कहाँ से आता है? जब आप किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देते हैं इंटरनेट पे सर्च करते करते, जिससे अननेसेसरी चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं, वो आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हैक कर लेता है। हैक करने से क्या होता है कि वो उसे खराब कर देता है। ठीक है, आजकल देखिए ऐसे वायरस आ गए हैं जो आपके कंप्यूटर में भेजे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो वो वायरस जो है आपके कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। ठीक है, सो ये है वायरस। इसको एंटीवायरस डलवाने से वायरस कभी नहीं आता। आप देखिए जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई अपना फ़ोन अटैच करते हैं, पेन ड्राइव अटैच करते हैं, पहले उसे स्कैन करता है क्या इसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है ना, वो चीज़। अब आ रही है ईमेल की। देखिए ईमेल क्या होती है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे पहले ज़माने में हम चिट्ठियाँ भेजते थे ना, तो ये आज के ज़माने की चिट्ठी है, लेकिन ये डिजिटल भेजी जाती है। पहले की चिट्ठियाँ 2-2 महीने 2-2 साल नहीं मिलती थी, लेकिन आज के ज़माने की ये चिट्ठी है, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी है, डिजिटल मैसेज है, ये 2 सेकंड में पहुँचता है। ईमेल का प्रारूप क्या है? देखिए आपके जैसे आपकी कोई वेबसाइट बनी है, जब आपकी ईमेल बनी है, जैसे हमारी ईमेल है studybharat786@gmail.com। अगर देखिए मैं इससे किसी को, ये मेरी मेल आईडी है, अगर किसी को मेरे से कांटेक्ट करना है तो इस पर वो कांटेक्ट करेगा। ठीक है, मेरे को वो मिल जाएगा उसने क्या मैसेज भेजा है। लेकिन मेरे को किसी को मैसेज भेजना है, मैं भी भेज दूंगा। तो ईमेल का प्रारूप क्या है? फ्रॉम, यानी कि अगर आपके पास ईमेल आईडी है, आपको आपकी ईमेल आईडी भरनी है। टू, किसको भेजनी है उसकी ईमेल आईडी भरनी है। कार्बन कॉपी, अगर आपको किसी और को भी साथ में मेल भेजनी है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को मेल भेजनी है, आप चाहते हैं कि किसी और को भी मेल साथ में सेम मेल भेज दो, तो सीसी होता है कार्बन कॉपी। एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि आपको मेल किसी तीसरे बंदे को भी भेजनी है, लेकिन दूसरे बंदे को पता ना चले कि इसको भी आपने भेजी है, उसके भी होते हैं बीसीसी। विषय यानी कि सब्जेक्ट, जो आपने अपना विषय रखना है, किस बारे में बात करनी है आपको। अभिवादन, यहाँ आप अपना खुद का शब्द डाल सकते हैं, जैसे प्रिय, रिस्पेक्टेड मैडम, सर, डियर, प्रिय, ऐसे होता है ना वो। मुख्य विषय वस्तु होती है कि जैसे आपको कौन सी बात करनी है। समापन होता है एंड। ठीक है, आपको कैसे, जैसे थैंक यू बोल देते हैं ऐसे करके। अगर कुछ आपको साथ में फोटो भेजनी है, पीडीएफ भेजनी है, कोई फाइल भेजनी है, वो अटैच कर सकते हैं। साथ में आपको नीचे हस्ताक्षर करके भी भेज सकते हैं, संकेत भी नीचे भेज सकते हैं। ठीक है, वो चीज़। नेक्स्ट है एमएस वर्ड। देखिए एमएस वर्ड क्या है? देखिए एमएस वर्ड जैसे वर्ड फाइल होती है ना, जैसे हमारे नोट्स है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास मान लीजिए पेपर 1 के नोट्स हैं, वो वर्ड फाइल में है। अगर आप कोई भी टाइपिंग करते हैं वर्ड फाइल के अंदर, आप कोई नोट्स बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं जो टाइप करते हैं, जिसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, तो वो एमएस वर्ड के अंदर ही सारा काम होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एमएस वर्ड से आप पीडीएफ बनाते हैं, एमएस वर्ड से ही आप कॉपी करके पावर पॉइंट की स्लाइड बनाते हैं। ठीक है, वो चीज़ें। तो एमएस वर्ड क्या है? देखिए 1983 से 1987 के बीच में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसा था, फिर ऐसे करते करते आजकल ऐसा है। इसमें क्या है? चेंजेस करते गए। चेंजेस क्यों किए जाते हैं? जब इसमें क्या है, चीज़ें ऐड की जाती है। ठीक है, वो चीज़ें जब इसमें चीज़ें ऐड की जाती है। पहले देखिए पीडीएफ बनाने का ऑप्शन नहीं होता था, फिर उसे अपडेट किया गया, पीडीएफ बनाने का ऑप्शन दिया गया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली गई। तो देखिए टाइम के अकॉर्डिंग इसमें आगे जाके और भी चीज़ें डालते रहेंगे, तो उसमें क्या है, फिर से अपडेट होता रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट देखिए वर्ड, जो एमएस वर्ड कहा जाता है, ये क्या है? ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ताओं को दस्तावेजों को टाइप करने से भेजने की अनुमति देता है। अगर आपके पास जैसे कोई नोट्स है, तो आप उसे वर्ड फाइल में टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद अगर आप कोई स्टोरी लिख सकते हैं, उसमें भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आपको लगता है इसमें कोई गलती है, चेंज करना है, उसमें चेंज कर सकते हैं। उसकी आप पीडीएफ बना सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। ठीक है, वो चीज़। यानी कि कोई भी आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर आपको इंपॉर्टेंट काम करना है, वो एमएस वर्ड के ही होगा, एमएस वर्ड पे ही होगा, वो लिखने वाला काम इसमें होगा। एमएस वर्ड में देखिए हम डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, न्यूज़लेटर, रिपोर्ट इत्यादि को क्रिएट करने के अलावा एडिट, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए बहुत सारे टूल और फीचर दिए गए हैं।
नेक्स्ट है देखिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल पहल यानी कि डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। अब देखिए हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव क्या है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि हायर एजुकेशन में सरकार क्या पहल कर रही है। NMEICT, देखिए ये आपको मैं सारे ही जो चीज़ें हैं ना आपको मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको नाम याद करवाऊंगा क्योंकि देखिए एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं अपनी लॉन्ग वीडियो में कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। अभी टाइम कम है तो आपको मैं सिर्फ इसमें वही चीज़ें करवाऊंगा जो शॉर्ट वाली है जिसे आप एग्जाम के लिए याद रख पाए। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए देखिए डिजिटल इनिशिएटिव क्या है, NMEICT और GSET है, GSET 3 है, IIT पाल है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, NAD है यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी, ई शोध सिंधु है। ठीक है, वर्चुअल लैब्स है, ई यंत्र है, ई आचार्य है, विद्वान है यानी कि विशेषज्ञ डाटाबेस और राष्ट्रीय शोधकर्ता नेटवर्क है, ई कल्प है, साक्षात है, शोध गंगा है, बादल है, फ्री एंड ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन की फोर्स है और ई ज्ञान कोश है, टॉक टू ए टीचर है, इनकी शिक्षक से बात करें, आज के क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा है, स्पोकन ट्यूटोरियल है, QR यानी कि क्वेश्चन क्विक रिस्पॉन्स है और सारांश है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिजिटल पहल के लिए आपके लिए बनाई गई है। अगर आपको जैसे कोई फ्री में कोर्स करना है तो उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए घर बैठे बैठे तो आप स्वयं प्रभा से कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ की नॉलेज चाहिए तो आप ज्ञान कोश से ले सकते हैं। किसी शिक्षक के बारे में, किसी शिक्षक के कोर्स के बारे में बात करनी है तो आप टॉक टू टीचर से बात कर सकते हैं। यानी कि आपको हर एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपके लिए अलग अलग जो सेक्टर बनाए हुए हैं। ठीक है, वो चीज़। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण लघु रूप यानी कि इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन, है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में एब्रीवेशन आती है जैसे AAC है, एडवांस ऑडियो कोडिंग, ADSL है, असाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे खुद से पढ़ सकते हैं। अगर मैं ये आपको पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कीबोर्ड संक्षिप्त रूप में। यानी कि देखिए इंपॉर्टेंट जो कीबोर्ड्स होते हैं शॉर्टकट की, उसे कैसे याद रखना है, क्या कहते हैं। यानी कि देखिए जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं ना तो इंपॉर्टेंट कीबोर्ड्स की जो शॉर्टकट्स हैं उसको कैसे वर्क करना है, इसका क्या मतलब है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे है Ctrl+A, इसका मतलब है अगर आपको किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, अगर आप काम कर रहे हैं यानी कि इसका मतलब है Ctrl+A दबाते हैं तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। Ctrl+B यानी कि बोल्ड। अब देखिए ये शब्द देखिए थोड़े से सिंपल लग रहे हैं। अब देखिए Ctrl+B या ये लिखा है ना, जैसे ये थोड़ा सा डार्क है तो इसे कहते हैं बोल्ड। नेक्स्ट है Ctrl+C यानी कि इससे कॉपी हो जाएगा आपकी चीज़। नेक्स्ट है Ctrl+D, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। Ctrl+E करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट आ जाएगी। Ctrl+I करेंगे इटैलिक शब्द आ जाएंगे यानी कि वो शब्द जो टेढ़े मेढ़े ऐसे आ जाएंगे, जैसे कोई लाइन लिखी है तो डिस्क्रिप्शन है ये ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए Ctrl+J जस्टिफाइड अलाइनमेंट आ जाएगी। Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट आ जाएगी। Ctrl+N का मतलब है ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, अगर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, नए पेज पे काम कर रहे हैं, Ctrl+N दबाइए, आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। Ctrl+O होता है ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप नई चीज़ पे काम करें तो अगर आपको पहली वाली चीज़ पे जाना है, एग्जिस्टिंग चीज़ पे जाना है, कंट्रोल दबाएंगे आप पुराने वाले पेज पे चले जाएंगे। Ctrl+R होता है राइट अलाइनमेंट। प्रिंट स्क्रीन का मतलब है अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है कंप्यूटर स्क्रीन का। Alt+Tab है, इसका मतलब है स्विच टू नेक्स्ट ओपन प्रोग्राम। अगर आपको नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाना है Alt+Tab दबाएंगे। Ctrl+Home का है गो टू बिगनिंग ऑफ ए फाइल। अगर आपको किसी फाइल पे जाना है तो Ctrl+Home दबाइए, होम पेज आ जाएगा, कोई भी फाइल आप खोल सकते हैं। Ctrl+End का मतलब होता है अगर आप किसी फाइल को एंड कर देते हैं, ठीक है, अपना काम खत्म कर देते हैं। Alt, Shift और Tab दबाते हैं, इकट्ठे तीनों चीज दबाते हैं
तो स्विच टू प्रीवियस ओपन डॉक्यूमेंट, अगर आप नए डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, पुराने डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो पुराने वाला डॉक्यूमेंट इसमें ओपन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ऑल्ट F4 है, यानी कि अगर आपको शट डाउन करना है, कंप्यूटर को बंद करना है, लैपटॉप को बंद करना है वो। कंट्रोल Y होता है रेडो, कंट्रोल Z यहाँ पे होता है अंडू। ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे Z होता है अंडू। अगर आप ऑल्ट और ऑल्ट और बैक स्पेस भी दबाएंगे ना तो भी देखिए अंडू हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z पे भी अंडू हो जाएगा। कंट्रोल प्लस W दबाएंगे तो क्लोज फाइल क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल X करेंगे तो कट हो जाएगा। कंट्रोल F2 दबाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। F1 दबाएंगे तो हेल्प हो जाएगी, अगर आपको हेल्प चाहिए F1 दबाना है। F2 दबाएंगे तो एडिट है, रीनेम है। F4 दबाएंगे तो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। F5 में गो टू, F7 में स्पेलिंग चेक का ऑप्शन आ जाएगा। F12 में देखिए सेव एज, अगर आपको प्रोग्राम को सेव करना है सेव एज कर सकते हैं। एस्केप करेंगे, ESC दबाएंगे तो एस्केप, आप बाहर चले जाएंगे फाइल से। कंट्रोल S मतलब सेव, कंट्रोल U मतलब अंडरलाइन, कंट्रोल P मतलब प्रिंट, कंट्रोल प्लस K यानी कि हाइपरलिंक। तो ये इसके शॉर्टकट्स हैं। तो अब बारी है ई गवर्नेंस की। ई गवर्नेंस होती क्या है? देखिए, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सरकार जो भी काम कर रही है, जो भी नियम बना रही है, वो आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? क्योंकि देखिए आजकल डिजिटल जमाना है, सरकार ने जो भी चीजें बनाई हैं तो आप वो कैसे जानकारी ले सकते हैं? देखिए, इसमें नागरिकों के लिए नीति और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी का प्रकाशन शामिल है। अगर आपको देखना है कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है आपके लिए, तो आपको वो ई गवर्नेंस के जरिए मिल जाएगी। उसमें सारी ही चीजें शामिल होंगी जिसे आप देख सकते हैं। यह ऑनलाइन सेवाओं के अतिरिक्त सरकार की योजनाओं की सफलता के लिए IT का उपयोग करता है और सरकार के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, ई गवर्नेंस में देखिए ये भी होता है कि जो सरकार ने क्या क्या काम किया है, सफलता भी बताती है, और सरकार विकास लक्ष्यों के लिए क्या काम करने वाली है वो भी इसमें बताती है, जो आपको पता चलती है। ठीक है, ई लोकतंत्र क्या है? राज्य के शासन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु IT का उपयोग करना है। देखिए, राज्य का शासन है, सरकार का शासन है या किसी राज्य का शासन है, उसमें सभी वर्गों की भागीदारी है, सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग है। जैसे देखिए, इसके अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेहिता और लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। इसमें नीतियों का ऑनलाइन खुलासा, ऑनलाइन शिकायत निवारण, ई जनमत संग्रह आदि शामिल है। ई लोकतंत्र में क्या है कि जैसे आपको कोई शिकायत करनी है कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो वहां पे आप वो कर सकते हैं। तो सरकार को देखना है कि जो हम शासन चला रहे हैं वो सही चल रहा है कि नहीं। क्या सभी लोग शासन में जो आते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो कोई भी है, कोई सरकारी कर्मचारी है, अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? जब कोई उनको बताएगा। वो कैसे बताएंगे? वो ई लोकतंत्र के जरिए बताएंगे, ऑनलाइन खुलासे करेंगे, ये मेरी यहाँ पे बात नहीं हो रही है, आप करिए। वो चीजें सरकार के पास डायरेक्ट जाती है, सरकार उसके ऊपर एक्शन लेती है। प्रशासन है, राज्य को आधुनिक बनाने के लिए ICT का उपयोग, प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए डाटा रिपोजिटरी का निर्माण और रिकॉर्ड्स का कंप्यूटरीकरण। अब देखिए, प्रशासन क्या है, इसको काम को अधिक बनाने के लिए सूचना प्रणाली यहाँ पे बनाई जा रही है। ई सेवाएं क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है राज्य और नागरिकों के बीच जो संबंध है वो मजबूत करना है। ठीक है, ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान। अब देखिए, ई सेवाएं क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सिलेंडर बुक करवाना है, पहले होता है लाइन में लगते हैं सिलेंडर बुक करवाने के लिए, लेकिन आप इसे आज अपने फोन से बुक करवा सकते हैं। वो ऑनलाइन हो गया ना, आपको प्रावधान हो गया, आपका टाइम बच गया। ई प्रशासन और ई सेवाओं का एक साथ संयोजन करना, जिसे बड़े पैमाने पर ई सरकार भी कहा जाता है। अब देखिए, ई गवर्नेंस की विशेषताएं क्या है? फीचर्स ऑफ ई गवर्नेंस। इसमें देखिए, प्रशासनिक नेतृत्व एवं प्रौद्योगिकी का एकीकरण हो जाता है। यानी कि देखिए, जो प्रशासनिक नेतृत्व है, जो सरकार कर रही है, उसका एकीकरण होता है। सब सरकारी विभागों या अभिकरणों से संबंधित सूचनाओं एवं सेवाएं इंटरनेट पर उपलब्ध होना एवं स्वयं सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक तकनीकों का
प्रशासनिक कार्य में प्रयोग करना ई गवर्नेंस का व्यवहारिक रूप है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सरकार ने बहुत सारे विभाग बनाए हैं, उसमें बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं जो कि आपको मिलेंगी कहाँ पे, इंटरनेट पे। अगर आपको मान लीजिए आयुष मंत्रालय के बारे में देखना है तो आप आयुष से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी चाहिए जो सरकार ने आपके लिए बनाई है लेकिन आपको पता नहीं है ना, जैसे आयुष्मान कार्ड सभी के बनते हैं जिसके जरिए क्या है कि आप सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज फ्री में करवा सकते हैं, है ना, वो चीज़ें। अगर आपको इसके बारे में पता करना है, आप कैसे पता करेंगे, इंटरनेट पे पता करेंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें है, ये है ई गवर्नेंस के द्वारा आपको दी गई हैं। ई शासन के कारण नौकरशाही का आकार छोटा होता है, कामकाज में पारदर्शिता और विश्वसनीयता आती है। जैसे देखिए नौकरशाही का आकार छोटा है, जैसे मान लीजिए कि ई गवर्नेंस के तहत क्या होता है कि आप चीज़ें ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। पासपोर्ट बनाना है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, है ना, आधार कार्ड बनाना है ऑनलाइन अप्लाई से कर सकते हैं, कुछ भी बनाना है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो कामकाज में क्या है, पारदर्शिता आती है कि सरकार ने जो चीज़ बनाई है आपके लिए, क्या उसके बारे में आपको पता है या नहीं है। ई व्यवस्था, इस व्यवस्था से अनावश्यक कागजी कार्रवाई में कमी आती है और जानबूझकर की गई देरी पर रोक लगती है। अगर आप मान लीजिए कहीं पे जाते हैं सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए, तो आपको वहाँ पे बहुत लाइनों में लगना पड़ता था, दिन निकल जाते थे, चप्पलें घिस जाती थी, है ना, कभी ये अफसर नहीं आया, कभी वो अफसर नहीं आया, तो कागजी कार्रवाई बहुत होती थी, ये पेपर कम है, वो पेपर कम है। अब क्या है, ऑनलाइन बैठिए, मोबाइल खोलिए, कंप्यूटर खोलिए, फॉर्म भर दीजिए, बस आपका काम हो गया, है ना, वो चीज़ें। ई गवर्नेंस द्वारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग संभव हुई है। अब मिनटों में अधिकारी एक दूसरे से या काम से संबंधित व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर काम के संबंध में उचित निर्णय ले सकते हैं। सुविधा में प्रशासन में दक्षता आई है। देखिए ई कॉन्फ्रेंस, ई गवर्नेंस से क्या है, जैसे मेल आईडी बनी होती है ना सबकी, तो बड़े अफसर क्या है आपस में मिनटों में एक दूसरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने किसी की शिकायत कर दी बड़े अफसर को छोटे की, तो मिनटों में पता चल जाएगा कि क्या ये चीज़ है, तो उचित निर्णय वो वहाँ पे ले सकते हैं। इसमें एक ही कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती और निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रमों के रूप में प्रोग्राम विकसित कर दिया जाता है। अब देखिए इसमें ऐसा नहीं कि एक ही काम है, इसमें बहुत सारे काम हैं, तो जो जो प्रोग्राम इसमें डाले गए हैं वो सारे इसमें डाल दिए गए हैं, आप हर एक काम इसमें कर सकते हैं। ई गवर्नेंस लोक प्रशासन में स्वचालन की अवधारणा तथा प्रयासों की परिष्कृत एवं विस्तृत स्वरूप है। अब देखिए ई गवर्नेंस क्या है, लोक प्रशासन यानी कि प्रशासन अच्छा चल रहा है कि नहीं, सब कुछ जो है वो देखने के लिए ई गवर्नेंस बनाई गई है कि ताकि सरकार आपकी बात है वो सुन सके, आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। ई गवर्नेंस पहल में देखिए क्या क्या चीज़ें आती है। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जैसे भारत नेट है, data.gov.in है, आधार डिजिटल लॉकर एंड ई सिग्नेचर है, ठीक है, और डिजिटल इंडिया है, ई संपर्क है, ई ताल है, ई कोर्ट्स है, ई डिस्ट्रिक्ट है। ई कोर्ट्स देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो अगर आपको पता चल लगाना है कि कोर्ट केस जो हुआ है उसकी क्या अपडेट है, तो आप खुद से ही डाउनलोड कर सकते हैं। ई संपर्क है, जनधन योजना है, ठीक है, इसके तहत बैंकों के अकाउंट खोले थे ना। माई जीओवी है, मेरी सरकार इनकी मोबाइल सेवा है। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन है, नेशनल ई गवर्नेंस एक्शन प्लान है, ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन है, सारांश है, पे गवर्नमेंट है, पे गोव, ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन है। ये सारे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, ई गवर्नेंस पहल है। अब आ रही है आईसीटी और सुशासन की। अभी हमने आईसीटी पढ़ा ना क्या क्या होता है, अभी देखिए आईसीटी और सुशासन कैसे है, आईसीटी और गवर्नेंस क्या है। अब देखिए शासन शब्द में सु उपसर्ग लग जाने से सुशासन शब्द का जन्म होता है। सु उपसर्ग का अर्थ है शुभ, अच्छा, मंगलकारी आदि भावों को व्यक्त करने वाला होता है। शासन है सिंपल, सु लग गया, सुशासन हो गया, तो वो क्या है, अच्छा शासन है, मंगलकारी शासन है, शुभ शासन है। सुशासन का उद्देश्य क्या है, लोगों की बेहतरी है और सरकार द्वारा लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित किए बगैर नहीं किया जा सकता। सरकारी संस्थानों, निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा सार्वजनिक एवं संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की
जानी चाहिए। सुशासन का अर्थ है कि अगर कोई सरकार शासन कर रही है लोगों के ऊपर, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, कोई भी सरकार हो किसी राज्य की या देश की, उनका एक ही मोटिव है कि जनता को नाराज नहीं करना, उनके लिए बेहतर से बेहतर कार्य करना। तो इसके लिए क्या है, उनके लिए बहुत सारी उनको सेवाएं प्रदान की जाती है। अब देखिए 21वीं सदी में इसमें मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्र हैं। सरकार इसका उपयोग विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कर सकती है। आईसीटी की मदद से क्या है, सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ अभिष्ट जनसंख्या तक पहुंचाया जा सकता है। देखिए सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं, जो भी योजनाएं बनाई हैं, तो वो सरकार तक सीमित है, लेकिन लोगों तो कैसे पहुंचेगी। देखिए जब आईसीटी नहीं था, लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, सरकार ने ये स्कीम लॉन्च कर दी। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये चीज क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने अगर आपके लिए कोई स्कीम बनाई है ना, तो वो स्कीम कैसे वर्क करेगी, क्या क्या फॉर्म भरना है, क्या क्या चाहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो आईसीटी आ गया ना बीच में, तो आपको सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी, ऑनलाइन वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। सरकार इसका उपयोग विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कर सकती है। आईसीटी की मदद से विभिन्न सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाया जा सकता है, जिसमें समय और अनावश्यक देरी की बचत होती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग से सरकारी परीक्षा का परिणाम कुछ ही दिनों में घोषित होता है। देखिए जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, जैसे ऑनलाइन होते हैं ना, उसका एग्जाम जो है वो 15-20 दिन महीने में आ जाता है। लेकिन जो पहले ऑफलाइन एग्जाम होते थे 3-3 महीने 4-4 महीने रिजल्ट नहीं आता था। आईसीटी का उपयोग सरकार और व्यापार क्षेत्र और उद्योगों के बीच संचार बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। वे ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे और ऑनलाइन फीडबैक भी प्रदान कर सकते हैं। देखिए आईसीटी में क्या है, सरकार और व्यापार क्षेत्र में जो भी संचार है, सरकार है, कोई व्यापारी है, कोई व्यापार का संगठन है, उसमें क्या है, संचार बढ़ाने के लिए होता है ना, ऑनलाइन लोन मिलते हैं, सरकार लोन दे रही है, इसमें लीजिए, है ना, वो चीजें। सुशासन के प्रमुख तत्व, ये लास्ट देखिए, एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है, सुशासन के प्रमुख तत्व क्या है, यानी कि अगर एक अच्छी गवर्नेंस चलानी है उसके लिए क्या होना चाहिए। देखिए रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, कानून अच्छा होना चाहिए। समानता एवं समावेशन, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, भागीदारी, देखिए जनता की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। अगर वोट डालने की बात है तो सभी को वोट डालनी चाहिए। अनुक्रियता, रिस्पॉन्सिवनेस, और नेक्स्ट है बहुमत, यानी कि कंसेंसस ओरिएंटेड, और नेक्स्ट है यहाँ पे प्रभावशीलता, दक्षता, यानी कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, उत्तरदायित्व यानी कि अकाउंटेबिलिटी, और निष्पक्ष आंकलन यानी कि फेयर असेसमेंट। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे आती हैं सरकार के शासन के प्रमुख तत्व। तो हमने पूरा ही आईसीटी कवर कर लिया है, तो आपको ये करना है, इसमें आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने अच्छे से कर लिया, सारे ही क्वेश्चन आपके यहाँ से निकलेंगे। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।